वो लम्हे जो गुज़र गए उन्हें कैद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि नए लम्हे आपका इंतज़ार देख रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मज़बूत होने में मज़ा तभी है जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर करने में लगी हो। तो अभी जो आरआरबी, एनटीपीसी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी तक जितने भी हो गए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का अभी रिज़ल्ट आया है। तो सभी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया उनको मेरी तरफ से बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो तो उदास होंगे ही, और जिनका एनटीपीसी का पेपर हो गया है उनका अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम भी होगा। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ जिनका अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी 12th लेवल का, वो सभी परेशान हैं कि तैयारी किस हिसाब से करी जाए। और जो एनटीपीसी का पेपर जिन्होंने नहीं दिया है, जैसे 12th कर रखी है और डायरेक्ट उन्होंने एनटीपीसी 12th लेवल का फॉर्म भर दिया और उनको पता ही नहीं है एनटीपीसी का पेपर कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। तो सभी उनको बता दूं मैं, देखो पहले से आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि पेपर आ कैसा रहा है, कैसा नहीं आ रहा। उन स्टूडेंट को तो सबको पता चल गया है कि पेपर कैसा आ रहा है, और आरआरबी, एनटीपीसी के जितने भी पेपर अब तक हुए हैं और इससे पहले आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी, आरपीएफ एसआई और जेई और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd और ग्रेड 1st जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे पैटर्न को पता चल गया है कि ऐसा पैटर्न आ रहा है। लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है रेलवे का, उनको नहीं पता है, और सबसे ज़्यादा जो संख्या है उन्हीं स्टूडेंट की है जो 12th करके और डायरेक्ट उन्होंने एनटीपीसी ग्रेजुएट का फॉर्म भर दिया है, और उन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो पता भी नहीं चल रहा कि पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है, कैसा नहीं। उनके लिए बहुत सहूलियत मिल चुकी है जो पेपर दे रहे हैं और दे चुके हैं, तो उनको पता है कि पैटर्न कैसा आ रहा है। आप सभी को ऐसी गलती नहीं करनी है, उसके लिए देखो मैं बैठा हूँ यहाँ पर और मैं सारी अपडेट आपको लगातार देता रहता हूँ, पेपर कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। एनटीपीसी में भी मैंने पहले से ही बता दिया था, अर्थमेटिक सबसे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। और वो सारी गलतियाँ देखो जो मेरे पास बीतती है और जो मैं देखता हूँ पेपर देते टाइम, और जो सारी गलतियाँ मुझसे होती हैं मैं सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो मैंने पेपर दिया था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि मैं थोड़ा एक शब्द को ढंग से नहीं पढ़ पाया, तो उसने मेरा इतना टाइम ख़राब कर दिया। उससे पेपर भी मतलब काफ़ी जो आते हुए क्वेश्चन भी मुझसे छूट गए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, वहाँ क्वेश्चन को पढ़ना है तो बड़े रिलैक्स माइंड में एकदम अच्छे से पढ़ते हुए उस क्वेश्चन को हैंडल करें, जिससे कि आपका टाइम ख़राब ना हो। और फिर भी आपका टाइम पता है कि आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया और आपका क्वेश्चन हैंडल नहीं हो रहा है, आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, उससे आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं और आप करके उनको अपनी कट ऑफ में जगह बना सकते हैं। तो आप ऐसी गलतियां ना करते रहें लगातार, वही मैं स्टूडेंट को समझाता रहता हूँ। और फालतू की अब भी जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं जो फालतू की मैराथन देख रहे हैं, फालतू के इधर उधर लगे हुए हैं, अपना डिस्टर्ब करे हुए हैं कि पेपर कैसा आएगा, पूरा दिन ऐसा ही निकल जाता है इधर उधर वीडियो देखने में। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम डेट है, आपने थंबनेल में देख रहे होंगे एग्जाम डेट आउट वाला जो लिख रहा है यहाँ पर थंबनेल, थंबनेल में ऐसा इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि एग्जाम जो है अभी जुलाई में जो जुलाई में स्टार्ट होने ही वाला है, क्योंकि एग्जाम कराने के लिए इसके बाद सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एसएससी का पूरा कैलेंडर जारी हो चुका है, उसमें पूरी डेट सब कुछ बता दिया गया है कब कौन सा एग्जाम किस डेट को होगा। उसके बीच एक ही कंपनी है जो टीसीएस है जो दोनों का पेपर कराती है, तो उसमें पहले ही टाइम फिक्स हो जाता है कि इस टाइम रेलवे का पेपर होगा, उसके बाद एसएससी का होगा, उसके बाद ही रेलवे का हो सकता है। लेकिन ग्रुप डी के लिए जो नोटिस वायरल हो रहा था, देखो वो नोटिस सही तो नहीं है, लेकिन उनको हम सही मानते हुए तैयारी करने के लिए पहले ही बोला था कि इस नोटिस को सही मानते हुए तैयारी करें। और मैं आपको बता दूं, जो अंडर ग्रेजुएट वाले सोच रहे हैं कि एसएससी के एग्जाम के बाद ही उनका पेपर होगा, तो ये उनकी गलती है, क्योंकि अभी जो एग्जाम होगा उनको अगस्त से पहले ही उस पेपर को ख़त्म कराना ही होगा। अंडर ग्रेजुएट वाले को ग्रुप डी का ठीक है मानते हैं, उसका पेपर बाद में हो सकता है क्योंकि अभी उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट वाला पेपर अभी होगा और जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 15 जुलाई से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि एक महीना आपको दे दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, तो आपको एक महीना अभी तक किसी पेपर में तो मिला नहीं है। तो इन सब चीज़ों से ही आपको समझ जाना चाहिए कि एक महीना नहीं मिलेगा, 20 दिन पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा, 20 दिन पहले या 15 दिन पहले भी दे सकते हैं। उनका अपना माइंड है, उन्होंने क्या सोच रखा है, क्या सोच के साथ वो अपना कैलेंडर जारी करते हैं, क्या डेट जारी करते हैं, उनका अपना मेथड है, ठीक है। इसको आप नहीं समझ सकते। वो 10 दिन पहले भी डाल देते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है और ये पता चल जाएगा आपका सिटी कहाँ पर है, क्योंकि एग्जाम डेट आने के बाद ही जो आपका एप्लीकेशन सक्सेस हुआ है, वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में बता गया था।
तो ऐसा है कि वो कभी भी आपको कोई भी नोटिस दे सकते हैं, तो आप पहले से रेडी रहें। क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है उसके बाद जो टाइम बचता है, उस बीच तैयारी नहीं हो पाती। तैयारी उसी की अच्छे से हो पाती है जो पहले से एकदम रेडी होता है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया होता है और इस टाइम जब एग्ज़ाम डेट आई होती है, उस टाइम प्रैक्टिस सेट लगा रहा होता है, जिससे कि आपकी जो स्पीड है ना वो जो वहाँ पर कम होती है और उस टाइम हैंडल नहीं कर पाते कैलकुलेशन को, वो आपकी सही हो जाए। और इस टाइम तो मैं अंडर ग्रेजुएट वालों को बताऊँ कि इस टाइम देखो जो मौका है आपके पास अभी मॉक टेस्ट लगाने का है। सेक्शनल मॉक टेस्ट जितने हैं देते रहें, क्योंकि आपके कम नंबर आएँगे फिर भी आपको मॉक देना है। सिलेबस को लगातार ऐसा नहीं पूरे दिन मॉक ही दे रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं, उसको देखें कहाँ गलती कर रहे हैं। और मैं फिर फोकस करूँगा आपका कि जो आप तैयारी कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग की, सभी आपको चैप्टर पता ही है और मैं लगातार बता भी चुका हूँ और मैं डिटेल में आपको हर चैप्टर मैथ का और रीजनिंग का सही से बता दूंगा। और जीके के अंदर आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, और एग्जाम को देखते हुए एनटीपीसी की जो लेटेस्ट पेपर बन रहे हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर डाली जा रही है, तो पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। पैटर्न ऐसे चेंज हो सकता है, इसमें 15 से 16 क्वेश्चन, कहीं कहीं 20 क्वेश्चन तक भी करंट अफेयर एनटीपीसी के अंदर आई है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट के अंदर उन्हें पता है कि सभी एनालिसिस देखते हैं, सभी आंसर की आ जाएगी तो पता ही चल जाएगा पेपर कहाँ से कैसे आ रहा है। तो वो पैटर्न को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं वही 12th लेवल का पेपर भी देंगे। सब कुछ उनको पता रहती है, जो आपकी सोच रहती है उससे कहीं ज़्यादा गुना उनकी सोच आगे होती है। तो ये सब आपको समझना होगा कि हमको तैयारी किस लेवल पे करनी है, किस चीज़ से करनी है। ऐसा नहीं कि फालतू की, अभी देखो बैच स्टार्ट हो जाते हैं टीचरों के, फालतू के बैच दे दिए जाते हैं कि आरपीएफ उसके लिए, सॉरी, अंडर ग्रेजुएट के लिए 15 दिन का बैच है, इसमें अपने क्वेश्चन करके पीवाईक्यू करके अपनी स्पीड को तेज़ करें, अपने मॉक में अच्छे नंबर लाएँ, अपनी एक जॉब सुनिश्चित करें। तो ऐसा बैच आते रहेंगे, इन सब पे आपको नहीं जाना है। पहले से आपने जो तैयारी कर रखी है, पहले से जो पढ़ रखा है, उसका लगातार रिवीजन करते रहना है, जिससे कि आप वहाँ पर अच्छा पेपर कर पाएँ। और सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू पे फोकस करें। अभी मैं एनटीपीसी का पेपर दे के आया था, आप फॉलो नहीं, आप उसको समझ नहीं पाते हैं, आप नहीं एनालिसिस कर पाते, लेकिन मैं हर पेपर को एनालिसिस करता हूँ। एक एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, मैं अगर आंसर की आएगी उस टाइम आपको अपने सीट का एक एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से सॉल्व किया था। लेकिन वहाँ मेरा दिमाग किस लेवल पे काम कर रहा था, क्या मैंने उस टाइम, गर्मी हो कुछ भी हो, इस जो मैं अब ये बताऊंगा तो इस पे, इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। जब पेपर ख़राब हो जाता है तो कोई समझता भी नहीं। मैंने एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व किया था, लेकिन वो उस टाइम कैसा माहौल था वहाँ पर, जो कि मैं लैंग्वेज को गलत पढ़ते हुए उस क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करता रहा। पर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसकी लैंग्वेज दोबारा पढ़ लूँ, क्वेश्चन की क्या है। डाटा मैंने याद कर लिया था, उसको मैं पेज पे नीचे निगाह करते हुए करता रहा। तो ये गलती आप ऐसी एग्जाम में ना करें। जिनका आगे एग्जाम है एनटीपीसी का अभी 24 तक चलेगा, तो वो भी ऐसी गलती ना करें। आपको क्वेश्चन पकड़ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आप वहाँ पर उससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि आपके छूट जाएंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें, मैं लगातार समझाता आया हूँ। और आरआरबी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो कंपटीशन है, इस लेवल का है कि एक सीट पर कम से कम 800 से लेकर 900 बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं। 800, एक सीट पर 800 बच्चे हैं, उनमें आपको अपनी जगह बनानी है। सोच सकते हैं कि कितना तगड़ा कंपटीशन होगा। जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले भी पेपर देंगे, सीजीएल वाले भी पेपर देते हैं, लेकिन आपको इन सबसे नहीं डरना है। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है कि आपने कितनी मेहनत करी है, इससे पीछे कितना मतलब प्रैक्टिस करी है। और सबके जो खेल है प्रैक्टिस का है। आपने मैथ रीजनिंग पे कितना टाइम दिया है और कितनी प्रैक्टिस करी है। आपको मैथ रीजनिंग के अंदर वहाँ पर पूरे में पूरे क्वेश्चन लाने की पूरी रणनीति के साथ तैयारी करनी है कि एक क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। और वो तभी हो पाएगी जब आपका पीवाईक्यू पे फोकस पूरा होगा। जहाँ से भी मॉक लगाएं, जहाँ से भी तैयारी करें, एक रेलवे की पीवाईक्यू की बुक, रीजनिंग की और मैथ की आपके पास होनी ही चाहिए। और मैं सभी को अपनी तरफ से सलाह दूंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी 2022 के पेपर हुए थे, उनका एक एक सेट लगाते हुए जाएं। आरआरबी ग्रुप डी के रीजनिंग की एक एक सेट अपने हाथ से लगाएं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल का, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी शिफ्टें हुई थी, बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम का नहीं गया है। थोड़ा बहुत 4-5 क्वेश्चन थोड़ा अलग पैटर्न पे बनते, लैंग्वेज घुमा के बनते, ये आप भी जानते हैं। 100% पीवाईक्यू तो नहीं आते हैं किसी भी पेपर में, लेकिन कुछ कह सकते 70 से 75% पीवाईक्यू ही होते हैं और सेम पैटर्न पे होते हैं। बस लैंग्वेज चेंज होती है। एक एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का था आरआरबी एनटीपीसी के अंदर। और आरआर जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था, अभी आंसर की आ चुकी है। आपको नहीं विश्वास है तो आप आंसर की देखें, और जहाँ क्वेश्चन है मैथ के जिसने भी सॉल्व कराए हैं वहाँ देखें, और पीवाईक्यू की बुक अपने सामने रख लें। एक एक क्वेश्चन ग्रुप डी का आपको मिलेगा। तो ये मैं आपको लगातार पहले से ही बताता आता हूँ कि इन चीज़ों पर फोकस करें। आप एसएससी के क्वेश्चन लगा रहे हैं, कर रहे हैं आप रेलवे की तैयारी, तो ये आपकी गलत फहमी है। मानते हैं मैथ एक जैसा होता है, लेकिन पैटर्न बहुत अलग होता है।
एग्जाम का, उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ग्रुप डी के अंदर ऐसे-ऐसे मैथ के क्वेश्चन आए थे जो कि सीजीएल मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं इतने हार्ड। इतनी खतरनाक लैंग्वेज दे रखी थी, जिसकी कम प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाएगा और घबराहट के कारण ही हमेशा पेपर खराब होता है। आपकी अच्छी तैयारी होने के बाद भी आप अपने पेपर को खराब कर लेते हैं। वो क्या होता है कारण, आपने मॉक नहीं लगाए होते हैं, आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होती है, आपकी कम प्रैक्टिस होती है। एक जैसे मैथ का रिवीजन कर रहे होते हैं, एक चैप्टर की आपने एक बार रिवीजन किया, उसके बाद बार-बार रिवीजन नहीं कर पाए, तो वहाँ इसलिए घबराहट हो जाती है क्वेश्चन को देख के। जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा होता है कि भाई इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इसको तो बस कुछ ही सेकंड में करते हुए आप आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर थे। मैथ और रीजनिंग आज भी हार्ड नहीं आ रहा है, ना किसी एग्जाम में आया था। आरपीएफ एसआई के अंदर देखा गया था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव मैथ को कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव वैल्यू दी जा रही है, लेकिन मैथ हार्ड नहीं कह सकते आप इसको। हाँ, जीके के ये है कि जीके तो भाई जिसको अच्छे से पढ़ी होती है, जिसने करंट पे सबसे ज़्यादा टाइम दिया होता है, वही कर पाता है। बाकी मैं आपको सारी डिटेल में वीडियो बना दूँगा, जो आपको कहाँ से कौन-सा मैथ पढ़ना है, कहाँ से कौन-सी बुक लेनी है, कहाँ से आपको रीजनिंग करनी है, कहाँ से जीके पढ़नी है, कहाँ से करंट पढ़नी है, उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी मैं यही बताना चाह रहा था कि एग्ज़ाम डेट में टाइम नहीं है। आपको एनटीपीसी का मुझे लग रहा है पेपर खत्म ही होगा, उसके तुरंत बाद ही आपको नोटिस ना आ जाए कि अंडर ग्रेजुएट की डेट आ चुकी है, एग्जाम तब से होगा। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का ही आपको ऐसे ही नोटिस मिला था कि आपको 20 दिन बाद पेपर है, और ऐसा ही एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में, वो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले में भी ये होगा। क्योंकि आपको कभी भी सांझ सवेरे में जो भी है, आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी, और फिर आपके अंदर घबराहट होगी। और जब घबराहट होती है, तो जब तैयारी कम होती है, तो घबराहट में फिर पेपर खराब ही होता है। फिर हमको लगता है कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, करंट भी पढ़ लो, जीके पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ पढ़ लो। अभी एनटीपीसी के अंदर देखा गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर एक भी बहुत कम वेटेज था। मुझे लग रहा है कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर ऐसा ना करें कि ये जो इसका वेटेज बढ़ा दें उसमें साइंस का, उस पेपर के अंदर। तो आपको उस पर भी अभी से काम करते हुए चलना है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लें, जो भी नोट्स है पीवाईक्यू लगा लें, जिससे कि आपके 10-12 क्वेश्चन भी आएँ तो आप 6-7 क्वेश्चन आराम से कर लें। तो क्यों वहाँ भी आपको ऐसा ही करना, पेपर ऐसा ही आएगा, सब कुछ हैंडल। ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी 100 में से भाई 90 स्कोर करेगा कोई भी, ऐसा कभी नहीं कर हो पाएगा। पेपर उसी हिसाब से सेट किया जाएगा। पेपर थोड़ा इससे सिंपल ही बनेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव बनेगा, क्योंकि सीट भी कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। 12th लेवल का पेपर थोड़ा एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले से बहुत सिंपल बनाया जाएगा। ऐसा ना सोचें कि इससे ज़्यादा हार्ड पेपर बन जाएगा, इससे कम ही सिंपल आएगा। क्योंकि पेपर भाई उसका लेवल भी तो देखा ही जाएगा, ग्रेजुएशन और 12th लेवल में काफ़ी अंतर है, तो पेपर आसानी बनाया जाएगा। उसमें जो कंपटीशन बढ़ाएंगे, जो एनटीपीसी के ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं वो बढ़ाएंगे। बेचारे जो अभी तैयारी करने आए उनको हवा भी नहीं लगने देंगे, लेकिन आपकी मेहनत, आपका जो जो पहले से आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, वो आपको उनसे भी आगे भेज सकता है। तो आप अब लगातार जितना है प्रैक्टिस कर लें, और सबसे ज़्यादा फोकस करें अर्थमेटिक पे। कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग के अंदर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, और सीरीज वाले, ये 4-5 टॉपिक रीजनिंग के अंदर है। 7 से 8 चैप्टर जो हैं अर्थमेटिक के अंदर है। इन पे सबसे ज़्यादा फोकस अभी से करें। इनको ऐसा कर लें कि एक क्वेश्चन आपका इसके वहाँ से करना ही ना पड़े, चाहे कैसा भी घुमा के क्वेश्चन दे दे। बाकी एडवांस के अंदर मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपके दिमाग में एकदम सेव होने चाहिए, जो कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको फॉर्मूला याद आए तुरंत ही। ऐसी आपको तैयारी करते हुए रहना। बाकी जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको मेंसुरेशन के और जितने भी एडवांस के नोट्स हैं वहाँ पर मिलते रहते हैं, और आपको अच्छे से अच्छे फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स में आपको दे दिए जाते हैं, जिससे कि आप एक साथ उनका रिवीजन कर लें। तो वहाँ पर आप जा करके फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।